अगर हम एक हाई स्टेक्स पोकर गेम की स्थिति पर गौर करें ना? अच्छा, हाई स्टेक्स पोकर गेम। हाँ, मतलब सोचिए एक ऐसा कमरा जहाँ अजीब सा सन्नाटा है और तनाव इतना ज्यादा है कि उसे हवा में महसूस किया जा सकता है। राइट। टेबल पर बैठे खिलाड़ी अब तक अपने पत्ते और जो उनके चिप्स हैं वो बड़े सलीके से दिखा रहे थे, लेकिन अचानक खेल का माहौल बदल जाता है। कुछ खिलाड़ी अपने चिप्स टेबल के नीचे छिपाने लगते हैं, कुछ तो खेल के बीच में ही नियम बदलने लगते हैं और कुछ अपनी जगह किसी मशीन को बिठाकर कमरे से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वाह, मतलब ये तो पूरी तरह से अफरा तफरी वाला माहौल हो गया। एग्जैक्टली। अब जाहिर है कि ये कोई ताश का खेल नहीं है, ये असल में आज की वैश्विक परमाणु हथियारों की दुनिया है। और मैं बता दूं कि इस टेबल पर दांव पर लगे चिप्स असल में वो हथियार हैं जो हमारी पूरी सभ्यता को कुछ ही मिनटों में खत्म करने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा खेल है जहां अगर कोई ब्लफ करता है ना, हाँ, और सामने वाला उसे गलत समझ लेता है तो उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में, या कहें तो हमारे इस डीप डाइव में, हम इसी बदलते हुए पोकर गेम को डिकोड करने वाले हैं। राइट। और इसके लिए हमारे पास आज कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। हाँ। हमारे पास चाइना पावर प्रोजेक्ट की चीन के परमाणु आधुनिकीकरण पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। इसके अलावा आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रूस की नई परमाणु नीति पर रिपोर्ट है। और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स यानी FAS का वैश्विक परमाणु हथियारों का ताजा डेटा भी है। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प हालिया अकादमिक रिसर्च पेपर है जो इस बात पर गहराई से नजर डालता है कि क्या होगा अगर स्वचालित मशीनों और AI को, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हाँ, AI को परमाणु हमले का फैसला लेने का अधिकार दे दिया जाए। तो आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य, या कहें कि हमारा मिशन, ये समझना है कि शीत युद्ध के समाप्त होने के इतने दशकों बाद भी दुनिया भर में सक्रिय परमाणु हथियारों की संख्या फिर से क्यों बढ़ रही है। राइट। और देश अचानक अपने परमाणु सिद्धांतों और जो सदियों पुराने नियम हैं उनको क्यों बदल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि तकनीक और मशीनें इस पूरे कूटनीतिक समीकरण को कैसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। तो बिग पिक्चर से शुरुआत करते हैं। उसी पोकर गेम की एनालॉजी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले टेबल पर मौजूद चिप्स की गिनती करते हैं, यानी हथियारों की गिनती। हाँ, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का जो डेटा है वो एक बहुत ही उलझाने वाली तस्वीर पेश करता है। वो कैसे? देखिए, दुनिया भर में कुल 9 देशों के पास लगभग 12,241 परमाणु हथियार हैं। 12,000 से ज्यादा। हग 87% हिस्सा सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है। लेकिन डेटा में जो बात सबसे अजीब है ना, वो ये कि दुनिया में कुल हथियारों की संख्या तो कम हो रही है। कुल संख्या कम हो रही है। हाँ, लेकिन सैन्य ठिकानों पर तैनात यानी जो ऑपरेशनल हथियार है उनकी संख्या फिर से बढ़ने लगी है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है। कुल संख्या इसलिए गिर रही है क्योंकि अमेरिका और रूस शीत युद्ध के समय के अपने पुराने और रिटायर्ड हो चुके हथियारों को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो कबाड़ हटा रहे हैं? एग्जैक्टली। इस डिसमेंटलिंग प्रक्रिया में सालों लगते हैं, लेकिन अगर हम मिलिट्री स्टॉक पाइल की बात करें ना, यानी वो वॉरहेड्स जो सेना के पास मिसाइलों या बॉम्बर्स पर तैनात हैं। हाँ, जो इस्तेमाल के लिए तुरंत तैयार हैं, तो वो संख्या असल में बढ़ रही है। और इसके साथ ही एक और खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है, पारदर्शिता का पूरी तरह से खत्म होना। ओके, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि ये कैसे संभव है कि कुल संख्या कम हो रही है लेकिन असल खतरा बढ़ रहा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई दुकानदार अपने गोदाम से पुराना कबाड़ निकालकर फेंक रहा हो, जिस वजह से उसका कुल सामान तो कम लग रहा है, राइट, लेकिन अपनी दुकान के फ्रंट डिस्प्ले पर वो पहले से ज्यादा नए, तेज और घातक हथियार सजा रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और सबसे बड़ी बात, वो दुकानदार अब अपने बही खाते या रजिस्टर भी किसी को नहीं दिखा रहा है। डेटा के मुताबिक अमेरिका, UK और फ्रांस जैसे देशों ने अपने हथियारों का सटीक डेटा सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। यहाँ पर उसे बहुत सीमित कर दिया है। और ये जो रजिस्टर छुपाने वाली बात है ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। कूटनीति में जब किसी देश को अपने प्रतिद्वंदी के हथियारों की सही संख्या नहीं पता होती तो वो क्या करता है? वो शायद अंदाजा लगाता है। वो हमेशा सबसे बुरे हालात की कल्पना करता है। इसे वर्स्ट केस थिंकिंग कहते हैं। ओह, अच्छा। मतलब अगर मुझे ये नहीं पता कि सामने वाले के पास 100 हथियार हैं या 1000,
तो मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यही मानकर चलूंगा कि उसके पास 1000 हैं। राइट, और फिर आप भी उसी हिसाब से अपने हथियार बनाएंगे। एग्जैक्टली। डेटा छिपाने की ये जो प्रवृत्ति है वो एक नए युग की अनिश्चितता को जन्म दे रही है। यही वो अनिश्चितता है जो बिना किसी औपचारिक घोषणा के एक नई हथियारों की होड़, मतलब एक नई आर्म्स रेस शुरू कर रही है। बिल्कुल। और फ्रंट डिस्प्ले पर सज रहे इन नए घातक हथियारों के पीछे सबसे बड़ा कारण एक देश का तेजी से बदलता रुख है, और वो देश है चीन। चीन का रुख वाकई बदल रहा है। और चाइना पावर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 2014 से लेकर अब तक, यानी सिर्फ एक दशक के अंदर चीन के परमाणु हथियारों की संख्या दुगनी हो गई है। दोगुनी? हाँ, लगभग 500 से 600 के बीच हो गई है। और रक्षा विभाग के अनुमानों के मुताबिक 2030 तक ये 1000 और 2035 तक 1500 तक पहुंच सकती है। वाओ, इतनी तेजी से विस्तार इतिहास में बहुत कम देखा गया है। बिल्कुल। लेकिन हथियारों की इस संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण वो रणनीति है जो इस विस्तार के पीछे काम कर रही है। क्या रणनीति? ऐतिहासिक रूप से देखें तो चीन की नीति हमेशा न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, या जिसे मिनिमम डेटरेंस कहते हैं, उसकी रही है। जिसका मतलब है कि बस इतने हथियार रखना कि कोई हमला करने की न सोचे। सही। उनके पास बस इतने हथियार होते थे कि अगर कोई उन पर पहला परमाणु हमला करे तो वे पलटवार कर सकें और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकें। राइट। इस नीति के तहत वे अपने परमाणु वॉरहेड्स को मिसाइलों से अलग रखते थे। ये शांति के समय एक सुरक्षित तरीका था। लेकिन अब रिपोर्ट बताती है कि चीन लॉन्च ऑन वार्निंग की बेहद आक्रामक नीति अपना रहा है। लॉन्च ऑन वार्निंग मतलब चेतावनी मिलते ही हमला कर देना? बिल्कुल। यानी अगर उनके अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को लगता है कि उन पर दुश्मन की मिसाइलें आ रही हैं, तो वो रुकेंगे नहीं। वे उन मिसाइलों के जमीन पर गिरने और नुकसान पहुंचाने का इंतजार नहीं करेंगे। वे तुरंत कुछ ही मिनटों के भीतर अपनी मिसाइलें लॉन्च कर देंगे। ओहो। और इसके लिए हथियारों को हर वक्त हाई अलर्ट पे रखना पड़ता है, जो कि मिनिमम डेटरेंस की पुरानी नीति से बिल्कुल अलग है। और इसी नई नीति को लागू करने के लिए वो अपना पूरा ट्रायड बना रहे हैं। राइट? ट्रायड यानी जमीन, समुद्र और हवा, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता। जी हाँ। रिपोर्ट के अनुसार जमीन से मार करने वाली DF-41 और DF-31 AG मिसाइलें तैयार हो रही हैं। समुद्र में टाइप 094 और 096 पनडुब्बियों पर JL-3 मिसाइलें तैनात हो रही हैं, और हवा के लिए H-6N और भविष्य के H-20 बॉम्बर तैयार हैं। ये ट्रायड बनाने का मुख्य कारण सर्वाइवबिलिटी होता है। सर्वाइवबिलिटी मतलब बचने की क्षमता। हाँ, अगर जमीन के ठिकाने नष्ट भी हो जाएं, तो समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियां पलटवार कर सकती हैं। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। क्या सवाल? अगर चीन के पास पहले से ही किसी भी देश को तबाह करने के लिए 500 हथियार काफी थे, और उनके पास पनडुब्बियां भी हैं जो छिप सकती हैं, तो वो उत्तर पश्चिमी चीन के बंजर रेगिस्तान में 300 से ज्यादा नए साइलो क्यों बना रहा है? साइलो मतलब वो जमीन के अंदर मिसाइल रखने वाले गड्ढे? हाँ, भरी भरकम कंक्रीट के गड्ढे जो सैटेलाइट से एकदम साफ दिखाई देते हैं। रिपोर्ट में एक शेल गेम एनालॉजी का जिक्र है। शेल गेम? क्या ऐसा हो सकता है कि वे खाली साइलो बनाकर दुश्मन को सिर्फ भ्रम में डाल रहे हो? देखिए, ये शेल गेम रणनीति शीत युद्ध के समय की एक बहुत ही चतुर चाल है। शेल गेम का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए 100 साइलो हैं, लेकिन मिसाइलें सिर्फ 10 हैं। अच्छा। आप उन 10 मिसाइलों को 100 गड्ढों के बीच घुमाते रहते हैं। दुश्मन के सैटेलाइट्स को नहीं पता कि किस दिन कौन सा साइलो भरा है और कौन सा खाली है। तो इससे होता क्या है? इससे दुश्मन को हर साइलो को एक सक्रिय खतरा मानना होगा। अगर उसे चीन के हथियारों को नष्ट करना है, तो उसे उन 100 के 100 साइलों पर हमला करना पड़ेगा। ओह, जिसमें उसके खुद के बहुत सारे हथियार बर्बाद हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से दुश्मन के संसाधनों को बर्बाद करने की रणनीति है। लेकिन सवाल ये है कि चीन ये सब कर क्यों रहा है? उसे किस बात का डर है? इसका सीधा संबंध अमेरिका की मिसाइल डिफेंस प्रणालियों से है, जैसे थाड और GMD। रुकिए, थाड और GMD, आसान भाषा में कहें तो ये हवा में उड़ती मिसाइल को नष्ट करने वाले सिस्टम है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक उड़ती हुई गोली को दूसरी गोली से मार गिराना। ठीक कहा आपने। अगर अमेरिका के पास एक ऐसा शील्ड या कवच है जो हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है, तो चीन के मिसाइलें बेकार हो जाएंगी। एग्जैक्टली। चीन के रणनीतिकारों का मानना है कि उनका पुराना मिनिमम डिटरेंस अब काम नहीं करेगा।
उन्हें लगता है कि उस शील्ड को भेदने के लिए एक साथ बहुत सारे तीरों की जरूरत होगी। इसीलिए चीन सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि MIRV तकनीक पर जोर दे रहा है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, मतलब एक मिसाइल के अंदर कई सारे अलग अलग परमाणु बम। बिल्कुल। जब मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचती है तो वो एक साथ कई वॉरहेड्स छोड़ती हैं जो अलग अलग टारगेट्स पर गिरते हैं, जैसे एक शेल के अंदर से कई छर्रे निकलना। और इससे किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कंप्यूटर पूरी तरह ओवरलोड हो जाएगा। तो मकसद शील्ड को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे ओवरलोड करना है। सही कहा। हालांकि रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि चीन के इस महत्वाकांक्षी विस्तार के सामने कुछ बड़ी भौतिक सीमाएं भी हैं। वे रातों रात अमेरिका या रूस की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि रिपोर्ट में जिक्र है कि चीन के पास हथियारों के लिए जरूरी जो फिसाइल मटेरियल होता है, यानी वो रेडियो एक्टिव कच्चा माल जिससे बम बनता है, हाँ, उसकी काफी कमी है। उनके पास अनुमानित 14 टन हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और 2.9 टन प्लूटोनियम है। अब आम इंसान के लिए 14 टन बहुत लग सकता है, लेकिन क्या ये अमेरिका और रूस के भंडार के सामने वाकई कम है? तुलनात्मक रूप से ये बहुत कम है। हाँ। अमेरिका और रूस के पास शीत युद्ध के समय से जमा किया हुआ सैकड़ों टन फिसाइल मटेरियल है। अच्छा। आप सिर्फ पैसे से रातों रात प्लूटोनियम नहीं बना सकते। इसके लिए विशेष रिएक्टर और बहुत लंबा समय चाहिए होता है। राइट। इसके अलावा रिपोर्ट चीन के रॉकेट फोर्स में भ्रष्टाचार की घटनाओं की ओर भी इशारा करती है। हाँ, जहाँ कुछ कमांडर्स को हटाया गया है। बिल्कुल। इतने बड़े सैन्य विस्तार में इस तरह का भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी रणनीतिक बाधा बन सकता है। तो एक तरफ चीन अपने भौतिक हथियारों की संख्या और अपनी तकनीकी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन अगर किसी देश के पास इस तरह का पैसा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक बनाने का समय न हो, तो वो क्या करेगा? वो गेम के नियम ही बदल देगा। एग्जैक्टली। और यहीं से हम रूस की बदलती परमाणु नीति की ओर बढ़ते हैं। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट इस पर बहुत गहराई से रोशनी डालती है। रूस ने असल में उन कानूनी और सैद्धांतिक नियमों को ही बदल दिया है जो ये तय करते हैं कि वो परमाणु ट्रिगर कब दबाएंगे। राइट। ये हथियारों की गिनती नहीं है, ये नियत और शर्तों का बदलाव है। तो 19 नवंबर 2024 को रूस के राष्ट्रपति ने एक नई डिक्री पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सीमा, या जिसे कूटनीति में थ्रेशोल्ड कहते हैं, उसे काफी कम कर दिया है। और यहाँ मैं हमारे सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं कि हम इस चर्चा में जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्रोत सामग्री में दी गई नीतिगत घोषणाओं पर आधारित है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी देश की राजनीति, उनके दावों या उनके विचारों का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये विश्लेषण कर रहे हैं कि इन दस्तावेजों में क्या लिखा है और रणनीतिक तौर पर इसका क्या मतलब है। यह निष्पक्षता बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ दस्तावेज के तथ्यों और पुरानी नीति से इसके अंतर को देखें, तो क्या अंतर है? तो रूस की जो पिछली नीति थी, जो 2020 में आई थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब करेगा जब देश के अस्तित्व पर ही खतरा हो। अस्तित्व पर खतरा मतलब कोई ऐसा हमला जो रूस को नक्शे से मिटाने की ताकत रखता हो? हाँ, बिल्कुल। लेकिन नई नीति के अनुसार अब रूस ऐसे पारंपरिक हमले के जवाब में भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जो रूस या उसके सहयोगी बेलारूस की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा करे। पारंपरिक हमले से मतलब है बिना परमाणु हथियारों वाला हमला। राइट। यानी अगर कोई देश रूस पर सिर्फ साधारण मिसाइलों से बड़ा हमला करता है तो रूस पलटवार में परमाणु बम गिरा सकता है। एग्जैक्टली। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि अगर रूस को बड़े एरोस्पेस हमलों जैसे कि एक साथ बहुत सारे ड्रोन, क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक हथियारों के हमले की विश्वसनीय जानकारी मिलती है, तब भी वे परमाणु कदम उठा सकते हैं। तो ये तो सच में थ्रेशोल्ड को नीचे लाना हुआ। पहले परमाणु के बदले परमाणु था, अब पारंपरिक हमले के बदले भी परमाणु हो सकता है। हाँ, यही सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या कोई कानूनी दस्तावेज बदलने से युद्ध के मैदान की वास्तविकता बदल जाती है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुटबॉल मैच के बीच में गोल पोस्ट की जगह खिसका दे और कहे कि अब यहाँ से गोल माना जाएगा। क्या दुश्मन सच में एक दस्तावेज से डरता है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। परमाणु कूटनीति में एक कागज का टुकड़ा सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं होता। तो क्या होता है? ये मनोवैज्ञानिक दबाव का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। इसे डिक्लेरेटरी पॉलिसी कहते हैं।
डिक्लेरेटरी पॉलिसी? यानी दुनिया को ये बताना कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। यह दुश्मन को ये बताने का एक तरीका है कि जो कार्रवाई कल तक असंभव मानी जाती थी वो आज आधिकारिक और सैद्धांतिक रूप से संभव है। अच्छा। जब आप गोल पोस्ट को खसकाते हैं तो आप असल में सामने वाले खिलाड़ी के दिमाग में ये अनिश्चितता डाल देते हैं। कैसे? मान लीजिए दुश्मन कोई ऐसा कदम उठाने की सोच रहा है जो पहले सुरक्षित माना जाता था, जैसे कोई बड़ा ड्रोन हमला। नई नीति के बाद दुश्मन को यह सोचना पड़ेगा कि क्या रूस सच में इसके जवाब में परमाणु ट्रिगर दबा देगा। राइट, उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, और ये अनिश्चितता ही डिटरेंस या प्रतिरोध का मुख्य आधार है। आप दुश्मन को कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो एक तरफ चीन अपने चिप्स यानी हथियार बढ़ा रहा है और रूस गेम के नियम बदल रहा है। ये दोनों तरीके असल में एक ही लक्ष्य की तरफ इशारा करते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? अपनी धमकियों को विश्वसनीय बनाना, ये साबित करना कि हम जो कह रहे हैं वो सच में कर गुजरेंगे। Exactly. लेकिन अगर किसी देश को दुश्मन को ये यकीन दिलाना हो कि वो हर हाल में बटन दबाएगा, चाहे खुद उसका भी विनाश क्यों ना हो जाए, तो इस विश्वसनीयता का सबसे चरम या एक्सट्रीम तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका है फैसले की चाबी इंसान के हाथ से छीन लेना। ओहो। और यहीं पर हमारा आखिरी स्रोत, जो कि एक बेहद दिलचस्प एकेडमिक रिसर्च पेपर है, इस पूरी चर्चा को एक नई और खौफनाक दिशा में ले जाता है। आप उस पेपर की बात कर रहे हैं जो ऑटोमेशन और एआई के परमाणु कमान प्रणाली में दखल पर है? हाँ बिल्कुल। जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो स्रोत में शीत युद्ध के समय के सोवियत संघ के डेड हैंड सिस्टम का प्रमुखता से जिक्र है। डेड हैंड, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक असली सिस्टम था। ये एक ऐसा स्वचालित कंप्यूटर नेटवर्क था जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर देश के नेतृत्व के साथ संचार पूरी तरह टूट जाए और सेंसर को लगे कि मॉस्को पर परमाणु हमला हो चुका है, तो कंप्यूटर खुद ब खुद देश की बाकी बची परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने का अधिकार ले लेता था। मतलब कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई जनरल नहीं, सिर्फ मशीन का फैसला। एग्जैक्टली। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि रिसर्च पेपर के जो प्रयोग हुए, जिन्हें यूके के सांसदों और आम जनता पर टेस्ट किया गया, वो क्या बताते हैं? वे बताते हैं कि धमकियां काम कैसे करती हैं। जब कोई देश स्पष्ट रूप से परमाणु धमकी देता है तो उसका असर होता है, लेकिन जब वही धमकी किसी स्वचालित सिस्टम या एआई के हवाले से दी जाती है तो वो दुश्मन की नजर में और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। बिल्कुल, और भी ज्यादा डरावनी और विश्वसनीय हो जाती है। ऐसा क्यों? मतलब एक मशीन की धमकी इंसान की धमकी से ज्यादा पुख्ता क्यों मानी जाती है? इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो इंसान की फितरत से जुड़ा है। इंसान तर्क करता है, इंसान को डर लगता है। एक सिद्धांत है जिसे मैड यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या पारस्परिक निश्चित विनाश कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर मैं आप पर परमाणु हमला करूंगी तो आप मुझ पर करेंगे और हम दोनों मारे जाएंगे। सही। इस मैड के डर से एक इंसान ऐन मौके पर बटन दबाने में झिझक सकता है, उसमें दया आ सकती है या दुनिया खत्म करने का अपराध बोध हो सकता है। यानी इंसानियत ही परमाणु कूटनीति में एक तरह की कमजोरी बन जाती है। जो रणनीतिक तौर पर हाँ, लेकिन एक कंप्यूटर या आज के दौर के एआई एल्गोरिदम्स को न तो डर लगता है, न ही अपराध बोध होता है। राइट। मशीन को क्या फील होगा? उसमें इंसानियत वाली कोई झिझक नहीं होती। अगर उसे प्रोग्राम किया गया है कि सेंसर से डेटा मिलते ही मिसाइल लॉन्च करनी है, तो वो बिना सोचे कर देगा। और दुश्मन ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। एग्जैक्टली। इसीलिए स्वचालित सिस्टम की धमकी से वो ज्यादा खौफ खाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस कूटनीति को समझने के लिए रिसर्च पेपर में गेम ऑफ चिकन की एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। गेम ऑफ चिकन। इसे ऐसे समझते हैं कि 2 कारें एक संकरी सड़क पर पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जो ड्राइवर पहले डर कर कार मोड़ लेगा वो हार जाएगा और चिकन या डरपोक कहलाएगा। और अगर दोनों नहीं मोड़े तो दोनों मारे जाएंगे। बिल्कुल। इस गेम में जीतने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है, लेकिन एक पक्का तरीका है। वो क्या? जीतने का एक ही तरीका ये है कि आप अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील उखाड़कर खिड़की से बाहर फेंक दें। वाओ। और ये सुनिश्चित करें कि सामने वाला ड्राइवर ये देख ले। जब सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि अब आप चाहकर भी कार नहीं मोड़ सकते, आपके पास नियंत्रण ही नहीं है, तो टक्कर से बचने के लिए मजबूरी में उसी को कार मोड़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली। स्वचालित परमाणु सिस्टम या एआई बिल्कुल यही काम करते हैं। वे फैसले का स्टीयरिंग व्हील इंसान के हाथ से निकालकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये तो परमाणु ब्रिंकमैनशिप का सबसे बड़ा विरोधाभास है। युद्ध को टालने के लिए आपको अपने दुश्मन को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आप युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ। यहाँ तक कि आप जानबूझकर खुद को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहाँ आपके पास पीछे हटने का विकल्प ही न बचे।
लेकिन पेपर इसके नकारात्मक प्रभावों को भी बहुत स्पष्ट रूप से उजागर करता है। जाहिर है स्टीयरिंग व्हील फेंकने के अपने खतरे होंगे। बिल्कुल, जब जनता और विरोधी देशों को पता चलता है कि जीवन और मृत्यु के फैसले मशीनें ले गई हैं, तो उनमें खतरे का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है। हाँ, इसके नतीजे में देश अपना सैन्य खर्च और रक्षा बजट बढ़ाने लगते हैं और सबसे बड़ा डर जो सामने आता है वो है दुर्घटना या एक्सीडेंटल लॉन्च का। दुर्घटना कि क्या होगा अगर मशीन से कोई गलती हो जाए। एग्जैक्टली। क्या होगा अगर एआई किसी सेंसर के गलत डेटा को, मान लीजिए बादलों की किसी अजीब परछाई या किसी रडार ग्लिच को असली हमला मान ले। इंसान तो शायद एक पल रुककर सोचेगा, क्रॉस चेक करेगा, राइट। लेकिन डेड हैंड जैसा सिस्टम तो बिना सोचे जवाबी हमला कर देगा, जो असल में पहला हमला बन जाएगा। यही वो डर है जो परमाणु विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा देता है। तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, वो कभी भी 100% दोष मुक्त या बग फ्री नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। और जब बात परमाणु हथियारों की हो तो सिस्टम एरर का मतलब है दुनिया का खात्मा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का क्या महत्व है। ये ज्ञान सिर्फ इतिहास या विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज दुनिया की राजनीति, रक्षा बजट और वैश्विक सुरक्षा का जो पूरा ढांचा खड़ा है, वो इन्हीं हथियारों और इन नए नियमों से तय हो रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हथियारों की छिपी हुई गिनती अनिश्चितता बढ़ा रही है। उस अनिश्चितता के कारण चीन रेगिस्तान में साइलो बना रहा है और MIRV ला रहा है। उस नई तकनीक को काउंटर करने के लिए रूस जैसे देश अपने कागजी नियम बदलकर थ्रेशोल्ड कम कर रहे हैं। राइट। और धमकियों को विश्वसनीय बनाने की इस अंधी दौड़ में देश AI और स्वचालित मशीनों की तरफ देख रहे हैं। हर एक कदम दूसरे देश को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर रहा है। और यही हमें हमारे अंतिम और सबसे गहरे सवाल की ओर ले जाता है। शुरुआत में हमने उस पोकर गेम की बात की थी ना, जहां खिलाड़ी अपनी जगह एक मशीन को बैठाकर कमरे से जा रहे हैं। हाँ। डेड हैंड जैसे कॉन्सेप्ट और AI के इस बढ़ते दखल के बारे में जरा सोचिए। अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी शांति एक ऐसी मशीन के भरोसे टिकी है जो बिना किसी झिझक के विनाश करने का पक्का वादा करती है, तो क्या हम सच में खुद को बचाने के लिए नई तकनीकें बना रहे हैं? या फिर क्या? या फिर हम धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व को बचाने के सबसे महत्वपूर्ण फैसले से खुद को हमेशा के लिए लूप से बाहर कर रहे हैं। हम इंसानियत को ही इस समीकरण से निकाल रहे हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो किसी एक देश का नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।